अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक सेहतमंद, खुशहाल और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम गुड मॉर्निंग आज में बात करेंगे हेल्थ अफेयर्स के बारे में। बिल्कुल, और हेल्थ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत तो नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में अच्छी सेहत का अहम किरदार होता है। अच्छी हेल्थ आपके काम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, लेकिन अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है तो ना तो इकोनॉमी बूस्ट होगी और ना मुल्क तरक्की करता है। और अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस वक्त हेल्थ केयर की बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, जिससे सबसे बड़ी जो वजह है आपको बताते चलें तो वो गुर्बत है, सेल्फ मेडिकेशन है, या लोग जो है वो अवेयरनेस नहीं है, एजुकेट नहीं है। और वैसे तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस, डायबिटीज और टीबी आम है, लेकिन अब स्ट्रोक के शिकार अफराद की तादाद भी बढ़ रही है। और एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं तो पाकिस्तान में हर साल 3,50,000 केस जो है वो स्ट्रोक के रिपोर्ट होते हैं, जिसमें 20 से 35% तादाद जो है वो नौजवानों की है। जबकि सर्वे रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान में 45 साल से बड़ा हर तीसरा शख्स हाइपरटेंशन का शिकार है। और अफसोस की बात यह है अनम कि इसे इल्म भी नहीं होता कि वो इसका इलाज ही करवा सके। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर्वे रिपोर्ट तो ये भी कहती है, जो भी कहती है वेल ठीक ही कहती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो है वो अपनी मिसाल आप है। कुछ बाहिम्मत लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी का हौसला से और हिम्मत से जो है वो मुकाबला कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और ऐसी ही एक स्टोरी जो है आज हमारे पास है। आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही शख्स से जो फालिज जैसी बीमारी के हमले के बावजूद हिम्मत नहीं हारा। फालिज का अटैक सुनने के बाद घबराहट से, लेकिन अब मैंने हिम्मत अपनी नहीं हारी। उसके बावजूद उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ आस्ते से बहुत ज़्यादा। और बात करेंगे एक ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर की जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। औरंगी टाउन कटी पाली में फायरिंग हो रही थी। जाए वाक़े पे जब मैं पहुंचा उठाने के लिए तो एक गोली आके मेरे टांग पे लगी थी। उसके बाद से फिर ये कि डर हमारा ख़त्म हो गया। सिर्फ एक ही जज्बा होता है कि बस किसी तरीके से इंसान की खिदमत करें। और अब मुलाकात करेंगे ऐसे बाहिम्मत और पुरअज़्म खातून से। डॉक्टर राना कमर हैं, जिन्होंने अपनी लगन के बायस अपनी मंजिल हासिल की। इसमें आने से मुझे एहसास हुआ कि इस प्रोफेशन में आने के बाद आप मुल्क और कौम की खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं बनिस्बत किसी और प्रोफेशन में। मेरी कोशिश ये होती थी कि जितना कुछ हो सके हम मरीजों की खिदमत कर सकें, ड्यूटी टाइम के अंदर भी और ड्यूटी के बाहर भी। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर शो में शामिल करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जी अनम, आपके पास जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें क्या है आज सबसे पहले जो मेरे पास पेपर है वो है जंग का, जिसमें आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने कहा है कि हमारे हथियार अमन के लिए हैं। एक आप जैसे कि जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कराची में आइडियाज 2016 चल रहा है। और इसी हवाले से आपको बताएं तो ये परसों कल जो है यानी मंगल के दिन जो है इसका इफ्तिताह किया था वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और बहुत से अहम जो बयानात हैं उनके उसमें सामने आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में दिफाई सनत जो है वो तरक्की कर रही है। साथ ही साथ गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से उनका ये कहना था कि उसको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और ये जो आइडियाज 2016 है इसके इफ्तिताह तो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है। साथ ही साथ इस तकरीब में जनरल राहिल शरीफ भी थे और बहुत सी अहम शख्सियात जो है उन्होंने इसमें शिरकत की थी, जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं। ये तो थी एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा और अहम बयान यही था कि हमारे हथियार जो है वो अमन के लिए हैं, किसी जंग के लिए नहीं है। वजीर आजम की जानिब से एक बहुत ही साफ और शफाफ जो है वो पैगाम इस हवाले से सामने आया है। अच्छा। ये तो था जंग का अखबार। और इसमें आपको बताते चले एक और जो अहम खबर है वो है केबल ऑपरेटर्स के हवाले से। सब जानते हैं इस पे कल मैं बहुत फोकस करी थी, ठीक है ना? हाँ मुझे कल बहुत परेशानी हो रही थी। 2 बजे से जो है ये केबल बंद की हुई थी और बिलाखिर केबल ऑपरेटर्स ने जो है वो हड़ताल खत्म कर दी है। और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इस पर स्टे ऑर्डर भी दे दिया है। जबरदस्त। अच्छा, और आपके पास कोई न्यूज़ है?
इस वक्त एक और खबर जो है जंग में ही लिखी है, वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जिनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और शहबाज शरीफ जो है वो उन्हें खुद अस्पताल लेके गए थे। तो ये 3 अहम खबरें। और मैंने ऐसा भी सुना है कि मौलाना फजल रहमान की एंडोस्कोपी भी जो है वो की गई है। अच्छा, मेरे पास जो है वो यहाँ पर उम्मत है, और लेकिन सबसे पहले मैं एक्सप्रेस पे जाती हूँ। तो अगर मैं बात करूं एक्सप्रेस अखबार की, तो इसमें भी वही आइडियाज़ 2016 के हवाले से बात की गई है कि पाकिस्तानी हथियार सिर्फ अमन के लिए हैं, और ऐसा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। और इस हथियारों की ये जो नुमाइश लगी है, एग्जीबिशन लगी है, इसमें आपको बताएं कि एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम है बैनुल-अक़वामी तौर पर। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कल वहाँ पर मौजूद थे, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने जो है उनका इस्तकबाल भी किया। आइडियाज़ 2016 में जो है अल-खालिद टैंक, JF-17 थंडर और दीगर मिलिट्री आलात की जो है वो नुमाइश की गई है, और यही कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ये जो हमारे हथियारों की जो एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, और जो हमारी कराची में एक्सपो सेंटर में नुमाइश लगी हुई है, ये तमाम हथियार, ये तमाम आलात हर्ब जो है वो अमन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक, आपके पेपर में और कोई अहम खबर? हाँ, बिल्कुल, मेरे पेपर में जो है एक और अहम खबर है, और वो आर्मी चीफ के हवाले से है कि नए आर्मी चीफ के लिए वज़ीर आज़म की मुशावरत जारी है, जिसके लिए आज वफाकी काबीना का इजलास जो है वो इस्लामाबाद में तलब किया जा रहा है। और ऐसा भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है खिराज तहसीन भी पेश करेंगे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को, और मुशावरत भी की जाएगी नए आर्मी चीफ के हवाले से। ठीक, अब मेरे पास जो पेपर है डॉन का, उसमें आपको बताएं कि एक बार फिर से वही बात है, पाकिस्तान कमिटेड टू आर्म्स फॉर पीस, यानी वजीर आजम के ही बयान को शामिल किया गया है, जिसको अभी मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके अलावा आपको बताएं कि आर्मी चीफ के हवाले से भी बताया गया है कि आर्मी चीफ ने 10 दहशतगर्दों के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए। एक अहम डेवलपमेंट है, और आइडियाज 2016 की बात कर रहे थे हम, तो उसी में आपको ये भी बताते चलें कि एक खबर जो यहाँ पर लगी है वो है मैसिव ट्रैफिक जैम के हवाले से। यानी ये जो कल हम देख रहे थे, मुझे भी पता लगा था, घर जाना भी बहाल हुआ था, और ये दिफाई नुमाइश की वजह से जो है वो काफी ट्रैफिक भी जाम रही है। आप तो जल्दी चली गई थी, मुझे 3 बज गए थे और मैं घर 4 बजे पहुंची हूँ। आपको पता है इतना ट्रैफिक जैम था। अच्छा, मेरे पास जो है वो उम्मत अखबार है, और इसमें जो पहली जो मेन जो हेडलाइन लगी हुई है वही दिफाई नुमाइश ने शहर को मफलूज कर दिया। कल जो है अच्छा ट्रैफिक प्लान भी दिए गए थे, बड़ा मुरतब किया गया था ट्रैफिक प्लान को, जी इस तरीके से ट्रैफिक प्लान है, कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा, इधर इतराफ की जो सड़कें हैं वो लोग ये करें और उस साइड पर जो सड़कें हैं वो लोग ये करें। लेकिन कल हमने देखा कि डिजास्टर हुआ कि एक मैस अराउंड था पूरे कराची के अंदर अनम। और एक और खबर इसी मुतालिक यहाँ पर है कि दर्जनों मुसाफिरों की ट्रेनें भी छूट गई और वो शदीद परेशान रहे। बल्कि यही नहीं, यहाँ पे एक और खबर इसी से रिलेटेड है कि तलबा के पर्चे भी रह गए और तालबात रोती रहीं। कितनी सैड सी न्यूज है कि एक तरफ हम इतनी बड़ी नुमाइश एग्जिबिट करने जा रहे हैं, ट्रैफिक प्लान मुरतब करते हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाता है कि पूरा शहर जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाता है और ट्रैफिक जैम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो थी आज की खबरों में, क्या क्या तफसीलात थी वो आपको बताया है, मजीद भी आगे चल पर इन पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लेंगे हम हमारे मुख्तलिफ शहरों से अपडेट्स। कराची के एक्सपो सेंटर में आप जानते हैं कि नुमाइश आइडियाज 2016 जो है वो आज भी जारी है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहरियार साजिद मौजूद हैं कराची से। मजीद बताइएगा क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास शहरियार, कौन कौन से ममालिक के वफूद जो हैं वो आ जाएंगे? सेंटर के अंदर एग्जीबिशन 2016 का बाकायदा तौर पर कल जो है वो इफ्तिताह किया गया था। आज क्या एक्टिविटीज़ होंगी तो इस बारे में बताता चलूं कि 90 अस्करी वफूद जो यहाँ पाकिस्तान आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं वो आज इसके अंदर जो है वो शिरकत करेंगे। आम लोगों के लिए आज का दिन भी नहीं है क्योंकि वो आखिरी दिन जो है वो रखा गया है। तो आज के दिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो अस्करी क़यादत जो है वो इसमें शरीक होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान की 153 जो कंपनीज़ हैं उनके लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसमें जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि आज के रोज़ जो है वो सेमिनार्स का भी बाकायदा तौर पर जो है वो इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे सेमिनार के अंदर जो है वो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे। जो बैरून मुल्क से यहाँ पर फौजी जवान यहाँ पर मौजूद है जो आए हुए हैं वो भी यहाँ पर जो है वो लेक्चर देंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी कंपनी से जो लोग यहाँ पे शरीक है वो भी सेमिनार में जो है वो स्पीच करेंगे। इसके अलावा जब आप मुझसे पहले आने से पहले जो रूट्स की बात कर रहे थे, ट्रैफिक जैम की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताता चलूँ कि कराची के अंदर जब भी कोई इवेंट्स होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो उसके आसपास की सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी जाती हैं। इसी वजह से जो है वो कराची का ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है। और कल भी हमने यही देखा कि पूरा दिन जो है वो कराची में ट्रैफिक जो है वो जाम रहा था और आज भी कुछ सूरत हाल यूं ही रहेगी। और जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी रोड है, इसके ऊपर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो है बेइंतहा है। और यहाँ पर इस रोड के ऊपर वैसे भी आम दिनों के अंदर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज के दिन और कल के दिन हमने देखा क्योंकि एक्सपो सेंटर के अतराफ की सड़कें जो है वो बंद की हुई है, इस वजह से जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बेइंतहा हो गया था और संभालना मुश्किल हो गया था।
ट्रैफिक एहलकार यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो नहीं हो सका था। इसके अलावा सिक्योरिटी की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो सबसे अहम इशू रहता है कराची का ख़ास तौर पर। तो सिक्योरिटी के लिए जो है 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है तैनात किए गए। कराची एयरपोर्ट से लेकर एक्सपो सेंटर तक का जो रास्ता है वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जगह जगह रेंजर्स एहलकार भी मौजूद होंगे, जबकि इसके 1 किलोमीटर का जो सर्किल है एक्सपो सेंटर का उसके ऊपर भी रेंजर्स एहलकार जो है वो तैनात है, जबकि अंदर जो है वो आर्मी के जवान जो है वो सिक्योरिटी जो है वो इंजाम दे रहे हैं। ये नुमाइश 4 रोज तक जो है वो जारी रहेगी और आखिरी रोज जो है वो आम हमें बता रहे हैं सारी सूरत हाल। आइडियाज 2016 वो भी यही बात कर रहे थे कि कल जो है बड़ा ट्रैफिक जैम रहा और इसके अलावा सिक्योरिटी के बहुत सख्त इकदाम किए गए हैं और आगे भी चल के ये जो है नुमाइश अभी जारी रहेगी। तो लेट्स सी कि आज क्या होता है ट्रैफिक के हवाले से। अब बात कर लेते हैं फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद की, जहाँ आज होने वाली सियासी और अदालती सरगर्मियों पर रिपोर्ट करेंगे हमें नासिर काज़मी। जी नासिर, बताइएगा कि आज कौन कौन से इवेंट्स हैं इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में सबसे पहले तो पार्लियामेंट का इजलास है, जिसमें कौमी असम्बली का इजलास भी 2:30 बजे तलब किया गया है और साथ ही सेनेट का इजलास भी यहाँ पर है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी आज खासी एक्टिविटी होनी है। हनीफ अब्बासी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ, जिसमें ऑफशोर कंपनियों के हवाले से उनको नाअहल करार देने की दरख्वास्त है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है इस पर समाअत करेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद शहर में डिफरेंट छोटे छोटे इवेंट्स हैं। पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया वहाँ पर मुख्तलिफ कमेटीज़ भी हैं, उनके ऊपर इसमें रेलवेज़ की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और दीगर कुछ और कमेटीज़ हैं जिनमें आज मुख्तलिफ अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ काबीना का एक अहम इजलास है जिसकी सदरत प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे, जिसमें जनरल वकील शरीफ को खराज तहसीन पेश किया जाएगा क्योंकि वो सबकदोश होने वाले हैं इस हवाले से। और साथ ही साथ ये भी मुशावरत की जाएगी कि क्या किसको नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाना चाहिए। यकीनन आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी कैबिनेट को एतमाद में लेंगे। ये तो सियासी सरगर्मियाँ हो गई। साथ ही साथ आज जो सबसे अहम चीज़ है, इस वक्त इस्लामाबाद बादलों की जद में है और एक खुशी की लहर है कि शायद इस खुशहाली से जो खुश सर्दी है उससे जान बची जा सके, क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी और दीगर मुल्क में भी बारिशें ना होने की वजह से खासी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई तो नहीं की, लेकिन ये अब्र करम बरसने की दुआएं जो हैं वो लोग ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा है। लोगों को डस्ट एलर्जी के अलावा दीगर जो बीमारियां हैं जिनमें खांसी, ज़ुकाम और नज़ला वगैरह उसका सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में खासी तशवीश है कि सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं। नासिर काज़मी इस्लामाबाद से आप हमें आगाह कर रहे थे। बहुत से अहम मामला जो है वो आज ज़ेरे बहस आएंगे, खास तौर पर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के हवाले से। उनके आपको बताते चले कि मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रहा है और नए आर्मी चीफ के हवाले से जो मुशावरत है वो आज से शुरू की जा रही है। और उन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से हमें ये भी बताया कि वहाँ पर आज बादलों का राज है, लेकिन जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा जा रहा था कि अभी 2 माह तक कोई बारिशें नहीं होंगी। तो इसी हवाले से लाहौर का भी अहवाल जान लेते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या जो है वो सूरत हाल है, जहां पर धुंध ने जो है वो अब तक बसेरा किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा भट्ट। हुमा, आपको तो सुबह घर से निकलने में परेशानी तो नहीं हुई धुंध के बायस? इस हवाले से बताएं हमें। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि सियासी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है और लाहौर क्योंकि सियासी सरगर्मियों का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर भी सियासी माहौल तो काफ़ी गर्म है क्योंकि सियासी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मौसम काफ़ी सर्द हो चुका हुआ है। और मौसम सर्द होने की वजह से मेन चीज़ है इसमें धुंध का किरदार, जो कि धुंध इस वक्त सुबह के वक्त छा जाती है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब अपनी किसी भी दफातर वगैरह में जाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त अगर मैं देखूँ तो इस वक्त तो माहौल काफी बेहतर हो चुका हुआ है, मौसम काफी साफ हो चुका हुआ है, जो कि देसी माहौल में कहा जाता है कि खुला मौसम हो चुका हुआ है। तो इस वक्त लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को और साथ में जो धुंध के बादल हैं वो सुबह के वक्त छाते हैं और उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और महकमा मौसमियात ने ये नवीद भी सुना दी हुई है कि इस हफ्ते तो नहीं लेकिन यकीनन नेक्स्ट वीक में बारिशों का इम्कान है और बारिशों के साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। और धुंध के साथ इजाफे के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट
की तरफ से भी अपनी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि वो लोग जिनको धुंध की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अस्थमा के जो पेशेंट है, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल धुंध में बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलेंगे तो अपने लिए हिफाजती इंतजाम जो है वो अपनी हिफाजती तदाबीर जो है उसके ऊपर अमल करते हुए अपने आप को लपेट कर अच्छी तरीके से बाहर निकलें। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए 8 बजे के वक्त, तो मौसम काफी खुशगवार है और लोग इस वक्त में बागे जनाब में मौजूद हैं और लोग काफी एंजॉय भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ सुबह की सैर का भी मजा ले रहे हैं। जी चलिए ठीक है, हुमा बट तो बड़ा एंजॉय भी कर रही हैं, धुंध को भी एंजॉय कर रही हैं, मौसम को भी कर रही हैं, साथ साथ वहाँ के लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करती रहिए हुमा, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको यहाँ बताएंगे। आपको बताएं कि कराची में आइडियाज 2016 के बायस एक्सपो सेंटर के इतराफ रहने वाले लोग और वो लोग भी जो यूनिवर्सिटी रोड से गुजरते हैं बहुत परेशान है, क्योंकि सिक्योरिटी इंतजाम के लिए ये रोड बंद है। पुलिस ने ऑल्टरनेट रूट पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी ये तो होना ही था, क्योंकि ये कराची पंजाब में चला तो बात आ गई जनाब कराची की। पंजाब में तो यंग डॉक्टर्स आजकल खामोश हो गए हैं, लेकिन सिंध में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया है। लाड़काना के यंग डॉक्टर्स ने अपने वजीफों में इजाफे के लिए एहतजाज किया। इस दौरान शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और इमरजेंसी में काम बंद रहा। सियालकोट का जिक्र कर लेते हैं, जहां ख्वाजा सरा पर तशद्दुद के खिलाफ गुजरावाला में जीटी रोड और रहीम यार खान में डीसी ऑफिस में ख्वाजा सराओं ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन एहतजाज के दौरान मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी करते रहे थे, जबकि कार्रवाई न करने पर ख्वाजा सराओं ने मुजाहिरे जारी रखने का भी ऐलान किया है। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद देखेंगे आइडियाज 2016 में रखा गया स्पेशल सॉन्ग तैयारा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अभी बात कर लेते हैं नवे आइडियाज एक्सपो कराची में जारी है। हथियारों की बैनुल-अक़वामी नुमाइश में पिस्टल से लेकर टैंक तक हर किस्म का हथियार रखा गया है। रूसी और चीनी कंपनियों का तैयार करदा असला और पाकिस्तान का मशाक तैयारा अपनी मिसाल आप है। कराची में जारी आइडियाज 2016 में मौजूद L-15 फैल्कन सुपरसोनिक तैयारा चीन में तैयार किया जा रहा है। ये तैयारा तरबियती परवाजों और छोटी नौयत के हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी JF-17 थंडर, खालिद टैंक, मिनी ड्रोन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और दीगर छोटा बड़ा असलहा और जंगी आलात नुमाइश में रखा गया है। आइडियाज 2016 में दुनिया भर के 43 ममालिक और 90 अस्करी वफूद शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में सन 2000 में सबसे पहली आइडियाज का इनेकाद किया गया। आइडियाज एक्सपो हर 2 साल के वक्फे से मुनाकिद की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने नुमाइश का बाकायदा आगाज किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ भी उनके साथ मौजूद थे। नुमाइश में वेपन्स के अलावा जदीद आलात से लेस फौजी वर्दियां और जान बचाने वाले आलात भी रखे गए हैं। 4 रोजा नुमाइश के पहले 3 दिन गैर मुल्की वफूद और आला हुक्काम शिरकत कर सकेंगे। अवाम आखिरी रोज नुमाइश में शिरकत कर सकते हैं। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। इसी पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आमिर अहमद खान। बहुत शुक्रिया, हमारे ही साथी हैं। एंड गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? फाइन, आप बताओ। ये बताइए कि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं बात हो रही है आइडियाज 2016 के हवाले से, और एक बयान जो कि हर पेपर में लिखा है, और वो बयान जो है वो इसी हवाले से था कि हमारे जो हथियार हैं वो सिर्फ अमन के लिए हैं। वो इस हवाले से नवाज शरीफ का बयान तो आया है। कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं? कॉलम का बड़ा अच्छा किया आपने जिक्र किया, क्योंकि कॉलम अमन के अलावा एक बड़ा अच्छा कॉलम आज ज़ाहिदा हिना ने लिखा है, जिसमें उन्होंने इल्म का भी जिक्र किया। पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जो ज़्यादातर इदारे हैं आज के अखबारों के एडिटोरियल्स हैं, उन्होंने ज़ाहिर है कि इसी एग्जीबिशन की तफसीलात दी हैं कि ये बिलाशुबा एक बामकसद और अहम नुमाइश है, जिसमें 43 ममालिक के 90 वफूद शिरकत कर रहे हैं।
261 गैर मुल्की और 157 पाकिस्तानी फर्म शरीक हैं, जबकि 34 ममालिक की 418 फर्म्स भी अपनी मसनूआत इसके अंदर पेश करी हैं। तो बहुत बड़ी, इससे आपको साइज़ का अंदाज़ा होता है किसमें। और ज़्यादातर अखबारों का यही कहना है कि हमें इसके अंदर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेपन्स टेक्नोलॉजी में जारी रखनी चाहिए, अपने हथियारों का म्यार बेहतर बनाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये, जैसे कि एक्सप्रेस अखबार ने कहा कि ये एक कौमी मिशन है। लेकिन इसके साथ साथ जायदा हिना ने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी जिक्र किया, और उन्होंने एक बड़े वेल नोन इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की का भी जिक्र किया, जिन्होंने 20,000 साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक दरख्वास्त जारी की थी दुनिया की तमाम हुकूमतों के साथ कि वेपन्स डेवलपमेंट के अंदर कोई भी ऐसी रिसर्च जो रोबोटिक वेपन्स डेवलप करने पर फोकस करती है उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए। और यहाँ उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को, जो आपको पता है कि पिछले कई दहाइयों से मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में मुब्तला हैं, वो बिल्कुल हिल जुल नहीं सकते हैं, और एक ख़ास कुर्सी बनाई गई है जिसके पर बैठ के बात करते हैं, जिसके ज़रिए वो लोगों से बात कर सकते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स इन द यूनिवर्स। और उनके अपने अल्फाज दादा हिना ने रिप्रोड्यूस किए अपने कॉलम में। वो देखते हैं कि मैं बच्चा था तो रात में आसमान और सितारों को देखता था, और जब मैं बड़ा हुआ तो कायनात के बारे में सोचने लगा, और इस बारे में कि ज़िंदगी का मफहूम क्या है और कायनात क्यों मौजूद है। यानी कि बड़ी अच्छी बात, वेपन्स टेक्नोलॉजी पे आप रिसर्च करें और अमन के लिए ही आप डेवलप करें, लेकिन अमन के लिए हथियारों से कहीं ज़्यादा इल्म है। ये मुझे बात बड़ी दिलचस्प लगी इन इदारियों और इस कॉलम के बारे में। हाँ, ये तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी कहा है ना कि हमारे सारे आलात हर्ब जो हैं वो अमन के लिए ही हैं, और ये जो भी हमने एग्जीबिशन की है ये हमारी मुकामी जो है दिफाई साजो सामान जितना भी हमारा है उसके मतलब ये बताने के लिए है कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, लेकिन मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो जंग चाहते हैं या किसी को डराना चाहते हैं। अच्छा, मज़ीद कॉलम क्या है आज? अगला बड़ा सब्जेक्ट आप ही ने इसका जिक्र भी किया, वो जनरल रहील शरीफ थे जो अब जाने वाले हैं। आज इस्लामाबाद में मैंने सुना आप के प्रोग्राम में सुबह कि वो कोई मुलाकात भी है उनकी वज़ीर आज़म से, जिस पर नए आर्मी चीफ की के बारे में मुशावरत की जाएगी। उसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने आज के एडिटोरियल्स में नोट की कि ज़्यादातर एडिटोरियल इस बात पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि जब जनरल रहील शरीफ ने कह दिया था कि मैं वक्त आने पर रिटायर हो जाऊँगा, तो उसके बारे में कयास आराइयाँ क्यों होती थी। और मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, जैसे जंग अपने इदारे में आज लिखता है कि जनरल रहील की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कयास आराइयाँ तो उस वक्त ही दम तोड़ देनी चाहिए थी जब इस साल जनवरी में वाजे कर दिया गया था कि वो तोसी नहीं लेंगे, मगर अफवाह साजी फिर भी बेपर की उड़ाते रहे। और मुझे इसके अंदर मज़ेदार बात ये लगी है कि ये अफवाहें उड़ाने वाला भी मीडिया ही था, और आज जब उनकी सारी अफवाहें जो हैं वो गलत साबित हुई हैं, तो वो मेरा ख्याल है ये सवाल अपने आप से ही कर रहा है कि आखिर ये अफवाहें आती कहाँ से थी। सो आई थिंक दिस इज़ अ लेसन फॉर एवरीवन कि कई दफ़ा कोई बंदा जो कुछ कह रहा हो ना, वो वी शुड टेक इट ऑन फेस वैल्यू, और उसकी बात मान लेनी चाहिए, बजाय इसके कि उसके अंदर ढूंढते रहें कि अच्छा ये क्या है और वो क्या हो रहा है। तो ये आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ जो है वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो अपनी मुद्दत मुलाजमत को, यानी मुद्दत मुलाजमत में जो उनका लिमिटेड टाइम था तभी वो रिटायर हो रहे हैं। क्या ये पहले आर्मी चीफ है? ये एक बड़े अरसे बाद, जिससे पहले सिर्फ जनरल वहीद काकड़ थे, मिड 90s के अंदर वो आए और उन्होंने अपने 3 साल का ओहदा मुकम्मल किया, वो चले गए। उनके जाने के बाद जहांगीर करामत साहब आए, जहांगीर करामत साहब की हुकूमत के साथ नहीं बनी, वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए और ऐसा आए कि वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे ये सारे। तो उसके बाद आपने, जैसे आपको पता है कि जनरल कियानी साहब आए, वो 3 साल की मुद्दत पूरी, वो 3 साल के लिए और जो है वो रुक गए। तो ये बड़ी ही गलत रिवायत रही है हमारे आर्मी की जो सक्सेशन ऑर्डर है उसके अंदर बहुत गलत रिवायत रही है। और आज के एडिटोरियल्स में ज़्यादातर अखबारों ने कहा भी है कि ये जनरल रहील शरीफ का जो है एग्ज़ाम्पल, ये अगले आने वाली चीज़ के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल होना चाहिए कि वो भी वक्त पर आएँ और वक्त पर जाएं। जैसे माएँ बच्चों को कहती हैं कि जी वक्त पे सो बेटा और वक्त के ऊपर उठो तो सेहत बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे र्यूमर्स फैल रहे थे, तोसी के हवाले से लोग बातें कर रहे थे और इस तरीके से वो खुद भी सोच रहे थे कि खबरें आती कहाँ से। अच्छा, अब तोसी का जो मामला है, मतलब अब रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया, उसके बाद अब और र्यूमर्स फैल रही हैं कि जी अब जो अगले आर्मी चीफ आएंगे तो क्या होगा। तो इस तरह की र्यूमर्स जो होती हैं जब फैल रही होती हैं तो उसमें सिचुएशन को हुकूमत के ऊपर कितना ज़्यादा दबाव पड़ जाता है? सब बिल्कुल हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि इससे कतई नज़र कि कोई खबर है या कोई चीज़ खबर है या कोई चीज़ महज अफवाह है,
पब्लिक ओपिनियन को वो मुतासर करती है, वो पब्लिक ओपिनियन को एक खास डायरेक्शन के अंदर लेके जाती है, और जब उस डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल ही कोई गलत खबर हो, हुकूमत को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ नंबर सवा, एक इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर से तवज्जो बिल्कुल हट जाती है। जैसे बिल्कुल जल्दी से जाते जाते, मुझे पता है आप जिस तरह से मुझे देख रही हैं कि आपको जल्दी है, लेकिन जाते जाते मैं जिक्र करूँ डॉन के एडिटोरियल का, जो उन्होंने सेंसस के बारे में लिखा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन 18 वर्ष हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर सेंसस नहीं हुआ। हमारी हुकूमत आज भी जो प्लान कर रही है वो 18 वर्ष पुराने डेटा के बेसिस के ऊपर जो है वो प्लानिंग कर रही है, यानी कि उसको कुछ पता नहीं कि आज पाकिस्तान के अंदर उस वक्त अगर 18 करोड़ थे तो इस वक्त जो है वो कितने हैं, 20 हैं, 22 हैं, 24 हैं, गोया कि अंधे तरीके से वो चल रही है। तो बजाय इसके कि इतना फोकस हमारा हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, कौन इसकी जगह ले रहा है, कौन किससे मिल रहा है, ये हकीकी इश्यूज़ के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये डॉन के आज के एडिटोरियल। अच्छा, अभी एक और मैं बात करना चाहूँगी इन जनरल में केबल ऑपरेटर्स के हवाले से, उसमें उसके लिए कोई कॉलम है या उसके लिए कोई बात की गई है? क्योंकि बड़े ज़ोर शोर से इसाकदार की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि वो मीटिंग करेंगे और फिर ये सारे मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। बहरहाल मामला तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन एक तरीके से पैनिक क्रिएट हुआ इस हवाले से। ये सबक ख़बरों तक महदूद रही है ये चीज़, क्योंकि आपको पता है आजकल की मीडिया इंडस्ट्री की डिपेंडेंस है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, केबल ऑपरेटर्स के ऊपर उनकी वो डिपेंडेंस है, और जब भी एक सिचुएशन ज़रा हसास हो जाती है, मामला सेंसिटिव हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि अगर मैं सही बात करूं तो उसको कोई सही माने, या अगर मैं गलत बात करूं तो उसी पर ही गुस्सा करे। सो इसलिए अपनी राय देने की बजाय ज़्यादातर पब्लिशिंग हाउसेज, जिनमें से इनके अपने टीवी चैनल्स भी हैं, उनके केबल ऑपरेटर से बड़े करीबी रिश्ते भी हैं, उन्होंने इसके बारे में कोई एडिटोरियल ओपिनियन देने की बजाय उन्होंने इसको खबर तक महसूस। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर अहमद खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। और यहाँ पर एक अहम खबर भी शामिल करें, आपको बताएं कि सियालकोट में 16 साल लड़की का रेप किया गया है। लड़की ने मुज़ाहमत की तो मुलज़िमान ने जो है वो चाकू से उसका गला काट दिया। लड़की अब तशवीशनाक हालत में है और अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मुतासरा लड़की की बहन ने भी बताया है कि उसकी बहन ब्यूटी पार्लर में काम करती है और शादी के घर में मेकअप करने गई थी, जहां इसे रेप किया गया। लड़की की बहन का कहना है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही है। और अब दुनिया भर में क्या हो रहा है इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के बाद की 100 दिन की प्लानिंग जो है उसका ऐलान कर दिया है। क्या पॉलिसी होगी उन पर, इसमें सबसे ऊपर ओबामा के दौर में किया गया। आपको बताएं कि पार्टनरशिप मुआहदा है जिसे वो सबसे पहले ही दिन बल्कि जो है वो खत्म करना चाहते हैं। Today, I would like to provide the American people with an update on the White House transition and our policy plans for the first 100 days. अमेरिका में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी काबीना को हतमी शक्ल देने और अरकान से मुलाकात में मसरूफ हैं। उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद इब्तिदाई 100 दिन की पॉलिसी भी मुरतब करना शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी से मुतालिक यूट्यूब पर एक पैगाम जारी किया है। ट्रंप का कहना था कि व्हाइट हाउस में आमद के पहले ही रोज वो अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील से बाहर निकाल लेंगे। ये मुआहिदा 7 साल के मुज़ाकरात के बाद सदर ओबामा के दौरे सदारत में मंजूर किया गया था, लेकिन ट्रंप इस मुआहिदे को अमेरिका की तबाही का बाइस करार दे रहे हैं। Building cars or curing disease, I want the next generation of production. पिछले वर्ष तय पाने वाले आलमी तिजारती मुआहदे पैसिफिक पार्टनरशिप ने अमेरिका को तबाह किया है, इसलिए सबसे पहले इस डील को खत्म करूंगा। ये मुआहदा हमारे मुल्क के लिए तबाहकुन है। इस मुआहदे में 12 ममालिक शामिल हैं जो दुनिया की 40% मईशत को कंट्रोल किए हुए हैं, including shale energy and clean coal, creating many. ट्रंप की 100 दिन की पॉलिसी का अगला नुक्ता बेरोजगारी है। उनका कहना है कि ऐसी तमाम पाबंदियों का खात्मा कर दिया जाएगा जो मुलाजमतों की राह में हाइल है। On regulation, I will formulate a rule. मेरा एजेंडा बहुत सादा है और वो है अमेरिका अव्वलीन तरजीह। स्टील साजी हो, कारें तैयार करना हो या अमराज का इलाज हो, ये इक़दाम हमारे कवानीन और मुलाजमतों को बहाल करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उन्होंने मैक्सिको के साथ सरहद पर दीवार की तामीर पर कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि उन तमाम वीजा प्रोग्राम्स की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जाएगी जिससे अमरीकी मुतासिर हुए।
और अनम, अब नजर डाल लेते हैं कुछ आलमी खबरों पर और बात करेंगे बरतानवी शहजादे हैरी की, जो आजकल कैरिबियन जज़ायर के दौरे पर हैं। हैरी काउंटी एंटीगुआ और बारबाडोमा में वहां के वजीर आजम के मेहमान बने। इनकी एजाज में मुनक्किद तकरीब में प्रिंस हैरी का शानदार इस्तकबाल हुआ, लेकिन जब इवेंट में गुलकारा ने प्रिंस हैरी के साथ डांस करने की कोशिश की तो हैरी ना माने और हंसते शर्माते इनकार करते रहे। लगता है बरतानवी शहजादे रक्स के मामले में थोड़े शर्मीले हैं। लीबिया के शहर सुबह में एक बंदर ने 2 कबाइल में खूनी तसादुम करा दिया, जिसमें 20 अफराद हलाक हो गए। कदाफिया नामी कबीले के एक दुकानदार के पालतू बंदर ने औलादे सुलेमान नामी कबीले से ताल्लुक रखने वाली स्कूल की तालिबात पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में झड़पें शुरू हो गईं। झड़पों में मार्टर समेत भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। और अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मौसम का अहवाल आपको बताते हैं। बर्फबारी का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान आया, सड़कों पर 6 इंच बर्फ जम गई और ट्रैफिक सिस्टम भी मुतासिर हुआ। मैनहट्टन के इलाके में स्कूल बस को हादसा भी पेश आया, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूयॉर्क और मिशिगन में खराब मौसम के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। दैट्स रियली सैड। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद हम मिलेंगे। कॉलेज की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने वाले साबिर से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज की तो बहुत बातें हो गई, लेकिन आज की तारीख भी इंतहाई अहम है। आज की तारीख में कम्युनिकेशन की दुनिया में एक अहम संग मील अबूर किया गया। आज से ठीक 24 साल पहले यानी 23 नवंबर 1992 को पहला स्मार्टफोन बनाया गया था। रियली? हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन आज पूरे 24 साल का हो गया। दुनिया का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन ने मुतारिफ कराया था। स्मार्टफोन की इब्तिदाई शक्ल आज के स्मार्टफोन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पहले स्मार्टफोन की स्क्रीन तो 4.5 इंच की थी, लेकिन इसमें दीगर फीचर्स नहीं थे जो आज के स्मार्टफोन में मौजूद होते हैं। 24 साल में स्मार्टफोन हर फर्द, खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए नागुज़ीर बनता जा रहा है। सबा के हाथ में स्मार्टफोन है, मेरा ख्याल है इसी बात का सबूत है। और आज हम इस दिन को समझते हैं, इसकी कदर भी समझ रहे हैं, क्योंकि आज अगर ये ना हो तो मुझे फौरन से याद आया कि मुझे भी अपना फोन उठा के देखना है। आज अगर ये ना हो, स्मार्टफोन ना हो, तो हमारी जिंदगी शायद इतनी आसान ना हो जितनी अब हो चुकी है। बिल्कुल। और अब कुछ बात कर लेते हैं मजबूत इरादों की, अज़्म की और हौसले की। यहाँ आपको बताएं कि इरादे मजबूत हों तो कोई मुश्किल रास्ते की दीवार भी नहीं बन सकती है। ये साबित क्या है फालिज का शिकार साबिर ने। उन्होंने जिस तरह इस बीमारी का मुकाबला किया है, यकीन मानिए नतीजे में बीमारी को ही हिम्मत हारना पड़ी। मिलवाते हैं साबिर डार से, जो फालिज के बावजूद एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। उस दिन अचानक मैं बाइक पे अपने घर की तरफ आ रहा था और आते आते मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे हाथ में कोई दर्द सा, कोई सिलसिला हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी से नीचे उतरा। जब मैंने देखा तो मेरे हाथ बिल्कुल बेजान हो रहा था। ज़बान में मेरे लड़खड़ाहट शुरू हो गई थी। मैं बहुत मुश्किलों से अपने घर तक पहुंचा। मैंने आके अपने घर वालों को बताया। उन्होंने मुझे सीधा हॉस्पिटल लेकर गए। जब हम गए तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आप पर फालिज का अटैक हुआ है। जाहिर है फालिज का अटैक सुनने के बाद घबराहट से, लेकिन मैंने हिम्मत अपनी नहीं हारी। उसके बावजूद उन्होंने मुझे मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं चल फिर रहा हूँ आस्ते से बहुत ज़्यादा। हाथ को मूव करना, होठों को, आँख को, ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा मुंह जो है, ये जब शुरू में हुआ था तो ये यहाँ तक आ गया था।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसको मालिश वगैरह और तमाम करके अब आस्ते आस्ते हैं चलती। आँख से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, और सिर्फ अल्लाह का शुक्र है। मेरा ये हाथ आप देख रहे होंगे, ये माशाल्लाह आस्ते आस्ते काम करना शुरू हो गया है। ज़बान में मेरी बहुत ज़्यादा लड़खड़ाहटपन थी, वो अल्लाह का इतना करम हो गया है कि ज़बान भी मेरी माशाल्लाह चल रही है, काम कर रही है बिल्कुल। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि जी हमें तो फालज हो गया जी, हिम्मत हार जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइज जारी रखें। बस वो थोड़ी देर हाथ दबाया, ये किया, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। मैं नहीं भूला। आज तकरीबन महीना होने वाला है मुझे, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपके सामने। लोग अक्सर कॉलेज के बाद अपनी जिंदगी को समझते हैं कि शायद खत्म हो गई, हिम्मत और हौसला हार जाते हैं, लेकिन साबिर की कहानी से पता चलता है कि अगर आप में हिम्मत है, हौसला है और जिंदगी की तरफ पलटना चाहते हैं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल अनम, और मैंने इन साबिर साहब को देखा और मैं बड़ा इनसे इंस्पायर हुई हूँ। बड़ा इम्प्रेसिव सी इनकी स्टोरी है कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं चल भी नहीं पाता था, मेरे हाथ काम नहीं करते थे, अपने नोज को प्रोमिनेंट करके बता रहे थे कि कितनी ज्यादा उनको तकलीफ थी, लेकिन अब वो देखें आलू भी काट रहे हैं और अब वो काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से ओवरकम कर रहे हैं वो स्ट्रोक को। और स्ट्रोक जो होता है पाकिस्तान में, यही मैं अभी हमने जब शो शुरू किया था तो यही हमने बताया भी था कि पाकिस्तान में स्ट्रोक जो है, जब आपकी एज 45 साल से ज्यादा होती है तो हर तीसरे बंदे को यहाँ पर हाइपरटेंशन होती है और उसको पता ही नहीं होता कि हाइपरटेंशन की एक मेन कॉज जो है उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो जाता है। तो आपको वही है कि आप अपना बाकायदा तौर पर चेकअप कराते रहें, बाकायदा तौर पर जाकर आप अपनी मंथली जो है वो चेकअप कराएं और तमाम जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए इस हवाले से। इसी हवाले से हमारे पास आगे चल के एक डॉक्टर भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में, और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे आज की सक्सेस स्टोरी डॉक्टर राना कमर से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको हम दिखा रहे थे साबिर की स्टोरी। वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि स्ट्रोक में मुब्तला तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक खुशगवार और पुरसकून जिंदगी, मुतमईन जिंदगी जो है गुजार रहे हैं। ये सब उन्होंने मुमकिन किया है अपनी एक्सरसाइज के साथ और डाइट के साथ। और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फहद खान, जो फिजिशियन हैं, और उन्हीं से हम बात करेंगे स्ट्रोक के हवाले से। जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और आज का जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है बहुत ही ज़्यादा अहम है और हमारे माशरे में एक बहुत ही फैलती हुई बीमारी है। सो स्ट्रोक यानी आम अल्फाजों में हम इसको फालिज कहते हैं या लकवा भी कहते हैं। तो ये उन लोगों में ज़्यादातर होता है जिनका ब्लड प्रेशर गैर मुस्तकिम, या डायबिटीज़ जिनको ज़ियाबतीज़ का मर्ज़ होता है, या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा कि वाकई ये एक कैसी बीमारी है। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो लकवा या जिसे हम फालिज कहते हैं या मेडिकल इस्तिलाह में इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। बेसिकली इससे मुराद ये होती है कि जिसमें अल्लाह ताला ने जैसे कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ उज़ू बनाए हैं, जैसे दिमाग है, दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, इसमें हर वक्त जो है ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खून जो है वो उसमें दौड़ता रहता है। लेकिन जब भी इन खून की नालियों में या रगों में कभी सुकड़ाव आता है या खून का लोथड़ा फंस जाता है या यही शरियाने या खून की नालियाँ फट जाती हैं किसी भी वजह से, तो उस जगह पर जो है वो खून नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो उज़ू जो होता है वो काम करना छोड़ देता है। इसी तरह जब स्ट्रोक यानी कि फालिज के केस में जब हम बात करते हैं
तो इसमें भी यही चीज़ होती है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज़ियाबतीस होती है, सिगरेट नोशी करने वाले लोग या जिनको मोटापा होता है, उनमें ये चीज़ होती है कि जो रगें होती हैं दिमाग को पहुंचाने वाली, उनमें क्या होता है हमेशा जो है सुकड़ाव आता है, जिसकी वजह से उनमें ब्लड सप्लाई जो है उसका तसलसल कम हो जाता है और जिसके नतीजे में जो है वो दिमाग का हिस्सा जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को काम कर रहा होता है वो काम करना छोड़ देता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रोक यानी कि फालिज। अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? साइन एंड सिम्टम्स एक बहुत ही लंबी लिस्ट है इसमें, और लेकिन मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ अलामात अपने जिस्म में देखें, ये अलामात खामोश अलामात कहलाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ या पाँव काम करना छोड़ देता है, ये सुन्न हो जाता है वो पाँव, मेरे आधे सर का जो दर्द रहता है हमेशा, या आँखों में जो है धुंधलापन रहता है, ये चीज़ें मुझे दो दो नज़र आती हैं। ये अक्सर चीज़ें जो हैं और ये अलामात और आसार जो हैं स्ट्रोक की तरफ लेकर जाती हैं। तो जब भी किसी भी मरीज़ को ये तमाम अलामात मिलें तो हमेशा एक मुस्तनिद डॉक्टर से ज़रूर रजू करें ताकि फालिज से जो है बचाव हो सके। अच्छा, अगर बर वक्त स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले क्या किया जाए? स्ट्रोक जब भी होता है तो सबसे पहले उसका जो है हम सबब देखें, वजह क्या है, किस वजह से। अक्सर जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज़ की थी कि स्ट्रोक यानी फालिज ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है जिसमें ब्लड प्रेशर की शरह ज़्यादा होती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे मैं शेयर करता रहूँ, पाकिस्तान में चूँकि तहकीकात इतनी होती नहीं हैं, लेकिन ये चूँकि तहकीक एक रिसर्च जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से ली गई है, तो उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो वजूहात होती हैं, बहुत सारी वजूहात में सबसे टॉप ऑर्डर जो है वो ब्लड प्रेशर का आता है, यानी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। ऐसे तमाम अफराद जिनका ब्लड प्रेशर तो रहता है लेकिन किसी भी वजह से कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से जो है ये स्ट्रोक यानी फालिज होता है। ब्लड प्रेशर के हवाले से, लेकिन अभी फौरी तौर पर अगर किसी को स्ट्रोक आ गया है तो वो क्या करे? क्योंकि जब अर्जेंसी होती है तो कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो पेशेंट जो है वो कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत देर भी लगा देते हैं, तो फौरी तौर पर क्या करें? फौरी तौर पे अगर खुदा ना खास्ता घर पे फालिज का असर होता है तो उस वक्त ये करना चाहिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मरीज़ को आप एक साइड पे लेकर जाएं, उसको सीधा लिटाइए और आप ट्राई करें कि आपका जो एयरवे ट्रैक यानी कि सांस की नाली का जो हिस्सा है वो खुला रहे, क्योंकि अक्सर ये होता है जब भी इंसान बेहोश होता है, स्ट्रोक में बेहोशी सबसे पहले आती है। अक्सर लोग बेहोश नीम बेहोशी की हालत में होते हैं, उसके नतीजे में ये होता है कि ज़बान जो होती है वो पीछे की साइड पे चले जाती है, और जब भी पीछे की साइड पे जाती है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी कि कम्प्लीटली उसको ब्लॉक कर देती है जो सांस का अमल होता है, जिसकी वजह से इसमें अमवात की शरह बढ़ जाती है। तो फ़ौरन आप यही कीजिए, जैसे ही लकवा यानी कि जब भी स्ट्रोक होता है, फालिज होता है, तो आपने मरीज़ को सीधा लिटाना है, आपने उसकी ठुड्डी जो होती है या चिन जो होती है उसको ऊपर करना है, ताकि जो है मरीज़ की जो ज़बान है वो पीछे की साइड पे ना हो सके और जिसके नतीजे में वो सांस का अमल जो है वो रह सके। इसको हम ABC कहते हैं, यानी कि आपने मेक श्योर करना है कि एयरवे यानी कि जो सांस की जो ट्रैक है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, यानी खुला रहे। दूसरा ये होता है कि सांस में अगर प्रॉब्लम आ रही है या मुश्किल आ रही है तो उसको सांस मुँह के ज़रिए दें, एयर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। तीसरी चीज़ जो कि मुमकिन नहीं होती घर पे, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन, ये जब करें जब आप फ़ौरन जो है किसी भी एम्बुलेंस को, मुस्तनिद एम्बुलेंस हो गई, उसको आप कॉल करें और उसमें जो है मरीज़ को जो है शिफ्ट करवाएं जल्द से जल्द हॉस्पिटल में। ठीक, वो लोग जिनको स्ट्रोक हो चुका है उनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक डाइट भी होती है, कोई एक्सरसाइज और स्पेशल डाइट प्लान उनके लिए मुख्तस किया जाता है? बिल्कुल होता है। रिसर्चेस मुख्तलिफ हुई हैं, क्योंकि मैं जो भी बात फोरम पे करता हूँ तो वो एविडेंस बेस्ड बातें होती हैं। तो आजकल की जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक आपने एक ऐसी हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट से मुराद ये होती है कि आपने गोश्त, रेड मीट जो होता है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। जी, कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर गोश्त का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो वाइट मीट जो होता है, स्पेशली जो फ़िश, ऑयली फ़िश जो होती है, वो उसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर करें। इसी तरह चिकन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फाइबर डाइट जो होती है वो आप ले सकते हैं। लो फाइबर डाइट हमें ज़्यादातर जो है हरी सब्जियों में जो है मिलती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसे फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, क्योंकि इसके असरात ऐसे हैं कि जैसे मैंने शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि लकवे में या फालिज में
जो शरियानें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई होती है, खून की सप्लाई या जो उसकी तरसील होती है, उसमें हमेशा जो है इंटरप्शन आती है। अब ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, बी और ई जो है इस तमाम तरसील को जो है बहाल करते हैं और इस तरह इंसान जो है इन तमाम चीज़ों से जो है दूर रहता है। अच्छा, डाइट की बात तो आपने बता दी कि जिनको स्ट्रोक हो चुका है, जिनको खुदा ना ख्वास्ता स्ट्रोक होने का खतरा होता है या खदशा होता है, या किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं हैंग हो रहा हूँ, मुझे वही धुंधला दिख रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रॉपर तौर से ब्लड शुगर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, डायबिटीज़ अपनी चेक करानी चाहिए, तो उनके लिए क्या है? और अवेयरनेस के हवाले से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि लोगों को बताया जाए कि स्ट्रोक हो जाता है इस वजह से, तो उनको अवेयरनेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे अहम वजह इस बीमारी की आगाही का ना होना है। और आगाही किस तरह होगी, जैसे आपने बहुत अच्छा शो कर रही हैं इस टॉपिक पे, इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी, हॉस्पिटल लेवल पे भी या डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के लेवल पे भी इसी बीमारी के मुतालिक जो है लोगों को आगाही होनी चाहिए कि क्या आसार होते हैं, कि जिसके बाद जो है हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस बीमारी से बिल्कुल नावाकिफ़ है। जब उनको ये बीमारी होती है तो टाइम गुज़र जाता है और इसमें जो है अमवात की शरह बढ़ जाती है। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च कोट करता चलूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख में से 250 से ज़्यादा अफराद, 250 से 500 अफराद जो हैं सालाना जो है स्ट्रोक यानी फालिज का शिकार होते हैं, और इसमें अमवात की शरह बहुत होती है। अब ये अमवात की शरह किस तरह ज़्यादा है? क्योंकि हमारे पास आगाही नहीं है, लिटरेसी लेवल जो है बढ़ा हुआ है। इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू, इन्हीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट के लेवल पर अगर ये प्रोग्राम्स किए जाएँ तो इसकी शरह जो है वो कम हो सकती है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आगाही से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए, स्ट्रोक को ही ले लिया जाए, तो स्ट्रोक में एक कॉज ये भी आता है कि डिप्रेशन की वजह से भी जो है लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं। और एक तो ये बताइएगा कि क्या ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो आप स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं? और किस उम्र के, आप क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में होते हैं, तो किस उम्र के लोग आपके पास आते हैं ज़्यादातर ये शिकायत लेके जिनको स्ट्रोक होती है? ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है और इसमें ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों की शरह जो है फालिज में 2 गुना ज़्यादा होती है। अब वजह ये होती है कि मर्दों में तंबाकू नोशी जो है तकरीबन 28% ज़्यादा होती है अगर आप ख़वातीन की बात करें। तो इसी तरह जो है जब भी ब्लड प्रेशर या तंबाकू नोशी बढ़ती है, और स्पेशली उन लोगों में जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, 55 साल से ज़्यादा है। लेकिन आजकल हाल ये हो गया है कि हमारी नौजवान नस्ल में स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की होती है, उसमें भी जो है फालिज की बीमारी बढ़ती जा रही है। आपके डेली बेसिस पर केसेस रिपोर्ट होते हैं स्ट्रोक के? जी, एक चीज़ आपको बता चलूँ, मेरी अपनी खुद एक रिसर्च जो है करंटली सिविल हॉस्पिटल में चल रही है, और उसमें मैं ये देखना चाहता था कि कितने % लोग जो हैं वो स्ट्रोक की बीमारी में हैं। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में रिसर्चेस बहुत छोटे पैमाने पर हुई हैं, इतना बड़ा लार्ज स्केल पर जो है रिसर्च वर्क नहीं हुआ, जो कि हमें अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसी तरह मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी कि हमारे पास एक रिकॉर्ड आ सके कि कितने % लोग जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल में आते हैं। क्योंकि एक चीज़ और मैं बताना चलूँ अपने नाज़रीन को कि जो लकवा यानी कि स्ट्रोक जो है 2 किस्म का होता है। एक वो किस्म जिसमें शरियानें सिकुड़ जाती हैं, एक वो जिसमें ब्रेन हैमरेज हो जाता है, यानी इससे मुराद ये होती है कि आपकी जो शरियानें वो फट जाती हैं। तो तकरीबन 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं जिसमें शरियानें जो हैं सिकुड़ने लगती हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल कराची में लोग जो हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ आते हैं। इससे मुराद ये होती है कि जिसमें दिमाग में पहुंचने वाली तमाम रगें और शरियानें सिकुड़ जाती हैं, जबकि 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन हैमरेज होता है, जिसमें शरियानें जो हैं फट जाती हैं। लेकिन ये 10 से 15% जो बहुत ही रेयर टाइप होती है, इसमें अमवात की शरह इस्कीमिक स्ट्रोक से ज़्यादा है। जो नौजवानों के हवाले से आप अभी बता रहे थे, तो नौजवानों में स्ट्रोक के होने की क्या वजूहात है? नौजवानों में वही बात है कि ब्लड प्रेशर का बतदरीज बढ़ना। नंबर 1, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है नौजवानों में, स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है? उसकी वजह यह है तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी नौजवानों में या न्यू जनरेशन में बहुत पनपता हुआ एक मसला है। अगर ये इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर की शरह बढ़ती जाएगी। स्पेशली मैं एक और एग्जांपल मैं कोट करता चलूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। मेरे पास तो ऐसे लोग भी आए जिनकी उम्र जो है 22 से 24 साल थी। हालांकि पहले ये समझा जाता था कि ये फालिज की बीमारी उन लोगों में होती है जिनकी उम्र जो है 55 साल से ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल जो स्ट्रोक का मसला है ये नौजवानों में भी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हाई
हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ियाबतीज़, आपको ये सुनकर बड़ी ताज्जुब होगा कि 2020 में पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क होगा जिसमें डायबिटीज़ की शरह बढ़ेगी, और ज़ियाबतीज़ ब्लड प्रेशर के बाद दूसरी बड़ी वजह है जिसमें जो है स्ट्रोक आम आवाम में कॉमन है। डॉक्टर फहद, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, तो स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं उससे बचने के लिए कोई एक टिप दे दीजिए। स्ट्रोक से बचने के लिए वो तमाम वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं, ब्लड प्रेशर का एक मुस्तकिम होना, यानी कि स्टेबल ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है। आप रेगुलर चेकअप करवाएं। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं ब्लड प्रेशर की हम गोलियां वक्त पे नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल नहीं होता, शुगर्स कंट्रोल नहीं होती, और साथ में तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, और पूरे हफ्ते में 3 दफ़ा जो है एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रोक की बीमारी से जो है आप दूर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फहद खान, जिन्होंने स्ट्रोक के हवाले से हमें खुसूसी तौर पर जो है वो बताया है, और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इससे बर वक्त बचा किस तरह से जाता है, इस हवाले से भी हमें डिटेल। और उम्मीद करते हैं कि गुड मॉर्निंग आज वो तमाम लोग जिनका ये प्रॉब्लम है उनका कुछ प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हुआ होगा। अच्छा, अब मिलते हैं इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखने वाली डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की प्रोफेसर और लीवर ट्रांसप्लांट शोबे की डायरेक्टर डॉक्टर राना कमर मसूद से, जिनकी मेहनत ने इस इदारे को बैनुल अक़वामी मयार का इदारा बना दिया है। में आने से मुझे एहसास हुआ कि इस प्रोफेशन में आने के बाद आप मुल्क और कौम की खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं बनिस्बत किसी और प्रोफेशन में। ख़वातीन के लिए पूरी कोशिश ये होती थी कि जितना कुछ हो सके हम मरीजों की खिदमत कर सकें, ड्यूटी टाइम के अंदर भी और ड्यूटी के बाहर भी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर सिविल हॉस्पिटल में कराची में मैं पहले RMO लगी, फिर सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक माशाल्लाह। 2004 में जब यूनिवर्सिटी बनी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उस वक्त फिर हम लोगों ने ये सोचा कि अब हम अल्लाह ने एक मौका दिया है कि हम अपने खाली नॉर्मल मरीज देखना पढ़ाने के अलावा भी जो कुछ माशी की कमी है उसको हम पूरा करने का हमें मौका मिल गया है। या तो इतना महंगा अस्पताल या इतना ऐसा जन नहीं हो, तो ऐसी सहूलत होनी चाहिए बीच के दरमियान की, जो आम हमारे मिडिल क्लास जैसे लोग, सफ़ेद पुरुष लोग जो है ना, वहाँ पे अपना इलाज करा सकें, चीज़ें हासिल कर सकें। तो उस विजन के साथ फिर इसको यहाँ पर डेवलप किया, नई चीज़ें, चूँकि शहर के बीच में जहाँ पे डाउ मेडिकल कॉलेज है वहाँ तो जगह भी नहीं है कि नई चीज़ें, नए इदारे आप बनाएं। इतनी माशाल्लाह स्टेट ऑफ आर्ट अगर आप देखेंगे जो सहूलतें हैं सारी कि बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के हैं, और कॉस्ट उनकी, जैसे अगर कोई टेस्ट जो है प्राइवेटली 100 रुपए का होता है तो यहाँ 30 रुपए का होता है। लिवर ट्रांसप्लांट की मैं डायरेक्टर हूँ, और जिसके लिए लोग जाते थे वहाँ पे इंडिया जाते थे, यहाँ जाते थे, और जब मैंने आज से 2008 या 9 में सोचा लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे, आप यकीन करें लोगों ने बहुत डिस्करेज किया कि पब्लिक सेक्टर में लिवर ट्रांसप्लांट जैसी इतनी महंगा सेटअप और इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, तो लोग नहीं कर सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके देखें, लिवर ट्रांसप्लांट 6 हम माशाल्लाह कर चुके हैं। हमने पहले सेटअप बनाया, ट्रायल सेंटर बनाया स्टेट ऑफ द आर्ट, फिर टीम बनाई, उस टीम को मैंने भेजा पहले तुर्की, वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर उनको अमेरिका भेजा, वहाँ से ट्रेनिंग ली, फिर हमारे बाहर के लोग आए। अब माशाल्लाह से हमने 6 लिवर ट्रांसप्लांट कामयाबी से कर लिए हैं, और अब जो है हम बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी महीने या अगले महीने रीनल ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहे हैं, उसकी भी पूरी तैयारी हो गई है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिसंबर तक में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी इरादा है, जिसके लिए भी तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अमेरिका में जो हमारे जो पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने भी आते हैं, तो उन लोगों का भी जो सर फखर से बुलंद होता है कि जी हमारे पाकिस्तान की हमेशा नेगेटिव बातें होती हैं, और जब यहाँ तो एक डाउ ऐसी चीज़ है जिसको वहाँ प्रोजेक्शन मिलता है, तो उन लोगों ने भी मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था वहाँ पे अमेरिका बुला के। और इसी तरह से यहाँ पे जो लायंस क्लब वाले हैं जो दूसरे काम करते हैं, वहाँ से भी मुझे जो है ना अचीवमेंट अवार्ड मिला। इंतहाई खूबसूरत ये सक्सेस स्टोरी थी।
हमने शेयर की ये खातून और खूबसूरत भी डॉक्टर है। इतनी जबरदस्त अनम स्टोरी थी कि इससे पहले पाकिस्तान में लीवर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता था और लोगों ने कितना डिस्करेज किया उनको कि इतना महंगा सेटअप आप नहीं लगा सकती हैं और इस तरीके से आप ट्रांसप्लांट कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन वो कहती हैं कुछ चीज़ें उन्होंने तुर्की भेजी और उसके बाद उन्होंने अज़्म किया और अब वो चाहती हैं कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से भी आगे कुछ मामला बढ़ाएं। और हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो है वो इंडिया का रुख करते थे जब भी इसकी बात होती थी, इस ट्रांसप्लांट की बात होती थी, पर अब पाकिस्तान में भी उन्होंने कहा कि 6 सक्सेसफुल उन्होंने ट्रांसप्लांट किए हैं और ये है पाकिस्तान जिससे हम आपको मिलवा रहे हैं। ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का और ब्रेक के बाद क्या है ये देखते हैं। झटपट खाने की रेसिपी रैपिड रेसिपी में शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज बात हो रही है हेल्थ एंड केयर की, तो इस फील्ड में एक अहम किरदार भी है जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर का है, जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। ऐसे ही एक एम्बुलेंस ड्राइवर से मिलाएंगे आपको मिलो पाकिस्तान में। जब शुरू जब मैं आया था ये एम्बुलेंस फील्ड में, तो जब डर होता था, मगर एक दफ़ा फायरिंग में ज़ख्मी हो चुका हूँ मैं। औरंगी टाउन कटी पहाड़ी में फायरिंग हो रही थी, जाए वाक़े पे जब मैं पहुँचा उठाने के लिए तो एक गोली आके मेरे टांग पे लगी थी, जिससे मैं ज़ख्मी हो गया था। उसके बाद से फिर ये कि डर हमारा ख़त्म हो गया। जैसे जैसे अरसा गुजरता गया दिल से डर ख़त्म होता गया। सिर्फ एक ही जज्बा होता है कि बस किसी तरीके से इंसान की खिदमत करें। मुझे एम्बुलेंस चलाने का एक शौक़ था और जज्बा था कि मैं एम्बुलेंस ड्राइवर बनूं और लोगों की खिदमत करूं। जब मैं इस फील्ड में आया, लोगों की खिदमत करने का मौका भी मिला। मेरी 36 घंटे ड्यूटी है। अब मैं कल सुबह आया था 9-10 बजे, अभी शाम को मैं 5 बजे ऑफ करके घर चला जाऊँगा। ये 36 घंटे मेरी ड्यूटी है। 15 दिन में हमारे को एक रेस्ट मिलता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है हमें। और जब हम यहाँ से 1.5 दिन के बाद घर जाते हैं तो घर वाले बच्चे सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब यहाँ आएंगे। जब हम घर जाते हैं तो हर तरीके से प्यार मिलता है हमें, हर चीज़ मिलती है। एक बेटा है मेरा, मैं चाहूँगा कि वो बड़ा हो गए वो भी इंसानियत खिदमत का काम करे। मेरी ये ख्वाहिश है, जिस तरीके से वो बड़ा हो जाएगा मेरी यही ख्वाहिश है कि वो भी एक इंसानी खिदमत का काम करे। ऐसा हुआ है 2 से 3 दफ़ा हुआ है कि मेरी ख़ुद की भी तबीयत ख़राब थी, मगर ये कि फ़ौरी तौर पे जो है कोशिश ये होती कि बस किसी तरीके से निकल जाएं। अपनी तबीयत, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं भी मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा ये कि रेस्ट मिल जाता, हमारे को 1-1.5 घंटे रेस्ट करते हैं, उसके बाद आराम मिल जाता है। अक्सर लोग ये कार वाले हो गए जिस तरीके से, अब हम किसी एमरजेंसी में जा रहे होते हैं, हमारे को जब इत्तला मिलती है कि स्टेडियम के पास बंदा पड़ा है, अब जाहिर सी बात है जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम सायरन खोलते हुए जाएंगे, क्यों हमें रास्ता चाहिए, उस बंदे को फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल करना है। तो बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि खाली गाड़ी आप लेके जा रहे हो, हूटर बजाते हुए जा रहे हो, हमें तकलीफ़ होती है। अब इसमें जो है फिर कुछ लोग हमें बुरा बोलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये काम है। और देखा आपने कि एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो किस कदर उनके अंदर इंसानियत का जज्बा है। वो ये कह रहे थे कि वही नहीं बल्कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी बड़े होकर इंसानियत की खिदमत करे। अच्छा, एम्बुलेंस के वाले से यहाँ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आपको यहाँ बताना भी चाहूँगी कि पाकिस्तान में एम्बुलेंस की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो पाकिस्तान में, और इसका क्रेडिट जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी को जाता है। और इस बात का जिक्र खास तौर पर BBC इंग्लिश की न्यूज़ प्रेजेंटर है सायरा खान, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी किया है। बिल्कुल, अब्दुल सत्तार ईदी जिनको कौन नहीं जानता, और ये जो सेटअप सारा लगाया गया है एम्बुलेंसेस का, ये भी उन्हीं की जानिब से था। और क्योंकि जब भी एम्बुलेंस की बात होती है या ड्राइवर्स की बात होती है तो फौरन आपके जहन में अब्दुल सत्तार ईदी आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम रुक करेंगे फिट एंड 5 का, एक्सरसाइज करेंगे, वो भी 5 मिनट में। शहरयार बता रहे हैं कि किस तरह रोजाना 5 मिनट की वर्जिश से आप फिट रह सकते हैं। देखते हैं कि आज कौन से बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल, आप लेट जाइए, कोशिशें स्टार्ट करते हैं।
देख लीजिए मेरा तो टमी फ्लैट हो चुका है। चलें, बिल्कुल क्रंचेस से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, क्रंचेस और क्वार्टर्स दो डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। आप इस वक्त स्टार्ट करें क्वार्टर से। क्वार्टर में आपने चिन बॉडी से लगा कर रखनी है और आपने कर्व करना है, ठीक है, और जितना ऊपर आ सकते हैं। ये क्वार्टर है, याद रखिएगा, क्रंचेस नहीं। क्रंचेस में हम नेक थोड़ी सी अलग रखते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 एंड ब्रीथ आउट। जैसे आप ऊपर आए ब्रीथ आउट 5 6 7 8 9 एंड 10 डाउन। इसमें आपको आपकी टमी में बर्निंग हो रही होगी अच्छी खासी मिडिल पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्रंचेस करेंगे ताकि आपको क्रंचेस और क्वार्टर का डिफरेंस पता चल जाए। सेम यहीं पर हाथ रखेंगे और आपने अब चिन अपनी थोड़ी सी दूर रखनी है। यस, आपकी डायरेक्शन अपर यहाँ वॉल की तरफ होनी चाहिए। 3 थोड़ा सा नीचे रहिए क्योंकि हमें सेटअप्स नहीं करने। इतना ऊपर आइए। 1 यस इनफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 down, relax। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पेन की वजह से जब आप रेपिटेशन भी कर रहे हो, और अक्सर लोग होते हैं हमें पेन हो रहा है स्टॉप हो गए, कभी भी अपने पेन के ऊपर स्टॉप मत हो, क्योंकि जब आपको पेन स्टार्ट होता है असल आपका इफेक्ट पड़ना या असल रेपिटेशन उसके बाद स्टार्ट होती है। तो जब आपको ये लगे कि बस अब नहीं कर सकती, तो उसके बाद कम से कम 2 से 3 रैप्स आपको लाजमी करनी है, क्योंकि वो पेन के बाद की जो एब्स होती है एक्चुअली में वही आपको रिजल्ट दे रही होती है। थर्ड हम एक्सरसाइज हाँ, पहले बॉडी को कूल डाउन करें, उसके बाद आप जो है बात भी ले सकते हैं बिल्कुल। और जैसे ही आप वर्कआउट अपना खत्म करते हैं तो आपने प्रोटीन शेक या प्रोटीन इनटेक करना होता है ताकि आपके मसल की रिकवरी हो जाए। तो और तीसरी बात ये जो आप पूछना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के बाद जो पेन होता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ना आपको मसाज की ज़रूरत है, ना आपको कोई पिल्स की ज़रूरत है। वो सिर्फ एक्सरसाइज से ही आपका एक्सरसाइज पेन जाएगा और कोई चीज़ आपका वो पेन खत्म नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हाथ आप बिल्कुल अपने पीछे रखिए और आपने ये क्रंच की फॉर्म में, मगर ये थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में, आपको इस डायरेक्शन में आना है, अपवर्ड साइड, ठीक है। एक जो आपने डायरेक्शन ली वो अपने नी की साइड ली, आपने बिल्कुल क्वार्टर्स किए। एक जो आपने डायरेक्शन ली वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा लिया, बिल्कुल वॉल की साइड। और थर्ड जो आपकी डायरेक्शन है ये आपकी आएगी बिल्कुल अपवर्ड साइड। यहाँ आपको अपने हाथ को मेरे हाथ पे टच करना है। कम ऑन, बिल्कुल बॉडी भी ऊपर उठानी है। 1 दोनों टुगेदर। 1 ये डायरेक्शन, 2 गुड, 3 4 थोड़ा और पीछे, 5 6 7 8 ऊपर आके ब्रीथ आउट, 9 एंड 10 डाउन। रिलैक्स, ब्रीथिंग थोड़ी सी नॉर्मल करेंगे। फोर्थ हम एक्सरसाइज करेंगे बाइसाइकिल क्रंचेस। बाइसाइकिल क्रंचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। बाइसाइकिल जैसा आपको पता है बिल्कुल जिस तरीके से आप साइकिल चलाते हैं, और आर्म्स मूव, नी टू एल्बो। 1 ये इस तरीके से हाथ रखिए, नी टू एल्बो। 1 ऑल्टरनेट, यस कोऑर्डिनेशन। 1 2 साइड, 1 काउंट, 3 4 5 6 चिन थोड़ी सी आउट कीजिए, 7 8 9 ब्रीथ आउट, 10 रैप्स। ओके डाउन, रिलैक्स। इससे तो आपकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की बर्निंग होती है, जैसे जैसे आप स्पीड में करें या स्लो करें, हर तरीके से इसकी वेरिएशन होती है और आपको बहुत अच्छी बर्निंग होती है टमी के ऊपर, जो आपके टमी को बेसिकली अंदर करती है। और वाह भाई, आज तो शहरियार कितनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज कर रहे थे। मुझे लग रहा था ये बहुत जल्दी फिट होना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और अब झटपट खाना बनाना है, वो भी मज़ेदार। देखते हैं रैपिड रेसिपी।
वाकई मुझे भूख लग चुकी है और बहुत ही मजेदार सा ये एक पास्ता था जिन्होंने बनाया है और मैं भी आज जाके इंशाल्लाह ये ट्राई करने वाली हूँ। वैसे ये बताइए, आप काफी देर से, मुझे पता है कि आज स्मार्टफोन जो है आज के दिन इजाद हुआ था, लेकिन आप ये बार बार इसमें देख क्या रही है, ये बताएं। यार मैं इसमें काशान और हम्माद को देख रही हूँ, उनकी प्रोफाइल को देख रही हूँ, बड़े जबरदस्त सोशल मीडिया एंटरटेनर है। हाँ, इनका एक पेज भी है आई गेस। हाँ बिल्कुल, वही देख रही हूँ मैं। बड़ा जबरदस्त पेज है यार। तो आपने मिलना है तो हम आपसे मुलाकात जो है उनकी जरूर करवा देते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वाओ, रियली? बस हम दिन में चोरी कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं होगा ना? अबे ये 2025 है, यहाँ पे लोग रातों में जगते हैं और दिन में सोते हैं, समझा? अब तू टाइम कोटी मत कर, दीवार टाप। चले बस। अभी हम देख रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात भी कर रहे थे काशान और हम्माद की, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया एंटरटेनर हैं मोहम्मद काशान और हम्माद, आप दोनों साथ हैं। अभी जो देख रहे थे हम आप दोनों को इस पूरी आपकी पैकेजिंग के अंदर, तो उसमें सवालात तो बड़े सारे आ रहे हैं जहन में, लेकिन अब पहला सवाल मैं यही कर लेती हूँ कि कैसे ये आइडिया जनरेट हुआ कि सोशल मीडिया पे भी जो है तमाम लोगों को एंटरटेन किया जाए और इतना डिफरेंट? असल में सबसे पहले जो है हम जब यूनिवर्सिटी में साथ थे, हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो हमने जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो हम्माद ने देखी, फैसल ने देखी, तो हमने कहा यार कुछ साथ करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा कैमरा था, डिजिटल कैमरा, हमने उससे अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की। पहले वो यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हुई, फिर कुछ शहरों में हुई, फिर पूरे मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्कों में हमारे फैंस हैं जो हमें प्यार करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई वीडियोस, हमारा नया काम देखने को मिले। तो ये बहुत अच्छा। आपका स्टेटस जो है वो डला हुआ है 2 इडियट्स, तो ये आपने 3 इडियट्स से इंप्रेस होके कुछ 2 इडियट्स किया? नहीं, द इडियट, सॉरी, द इडियट। नहीं, हम लोग बेसिकली हमें फेम मिला था 3 इडियट्स के नाम से। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल प्रॉपर सर्च की हुई है, तो मैं 3 इडियट्स का, तो वो बेसिकली हमें इंडियन मूवी से भी बहुत सारे लोग कर देते थे मर्ज, लेकिन काम हमारा बिल्कुल ओरिजिनल था, तो इसको अब हमने चेंज कर दिया, 3 इडियट्स कर दिया। अच्छा, आपने कहा ना 2 ना 3, ताकि एक जेनरिक हो जाए सब लोग, और भी हमारी टीम, हम एडिटर हमने अपना प्रोफेशनल रख लिया है, इसलिए टीम जो है थोड़ी सी बढ़ गई है। अच्छा, ये बताएं कि आपके अलावा ये काम जो है वो कौन कर रहा है, या सिर्फ आप ही लोग हैं जो पूरी मार्केट के अंदर छाए हुए? नहीं, बहुत लोग हैं और बहुत लोग छाए हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कराची वाइन्स के नाम से एक पेज है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और बाहर भी हैं काफ़ी लोग। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि आप लोग यूनिवर्सिटी में थे, राइट? आप लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो आपके जहन में एक आइडिया जनरेट हुआ कि ऐसा भी कुछ करते हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी में बड़ी सारी हैपनिंग्स हो रही होती थी या क्लासेस बंक्स करते थे, या हमारे जहन में हैपनिंग्स बहुत सारी होती थी? हमारे जहन में बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही है। यूनिवर्सिटी जो है ना सरसेरी यूनिवर्सिटी, अच्छा, प्योर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ऐसे कोई पार्टी या ये सब कुछ हल्ला कुछ भी नहीं होता था, बड़ा ड्राई। हाँ, हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, छुट्टी वाले वीकेंड पे अपना शॉप भी पूरा कर लेते हैं। तो सेकंड ईयर के अंदर ये वीडियोस में आता था, मैं इसके पास आया। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आप बड़ा बता रहे थे कि मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में ये आइडिया जनरेट किया, चले आइडिया जनरेट किया, वो काम भी कर गया, अभी इस चीज़ को आप कह रहे हैं एज ब्रांड भी लेके चलेंगे, तो अब मजीद क्या करने का प्लान है?
अच्छा काम करने का प्लान है, मज़ीद बड़ा करने का प्लान है। जिस जो वीडियोस की हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें, हमारी एक वेब सीरीज़ जो है वो भी लॉन्च करने का हमारा प्लान है। तो बहुत सारे प्लान्स जो चल रहे हैं, प्लस अब हमारे साथ स्पॉन्सर्स भी जुड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक अच्छा इम्पैक्ट देती है। बल्कि अभी एक न्यूज़ दे देते हैं जितने मतलब और हमारे फॉलोअर्स देख रहे हैं, हमारी एक सीरीज़ थी पप्पा सीरीज़ के नाम से, पप्पा सीरीज़ के नाम से उसके हमने 13-14 पार्ट्स बनाए। मैं पप्पा बनता हूँ। ज़्यादा हिट हुए थे, तो वो 3-4 साल पहले हमने डिसकंटिन्यू कर दी थी, उसके बाद कोई आया नहीं था। तो मतलब जो भी देख रहा है उसके लिए न्यूज़ है कि भाई पप्पा सीरीज़ वापस आ रही है एज अ वेब सीरीज़। इंशाल्लाह 1-2 महीने में आप लोगों के फैंस के लिए बहुत बिल्कुल अच्छी न्यूज़ है। ये बताएगा कि एक तो ये आइडिया था कि सोशल मीडिया एंटरटेनर बनना है, दूसरा ये कि जो डेली बेसिस पर आप लोगों की वीडियोस आती हैं, कुछ टाइम बाद आप लोग वीडियोस लेके आते हैं, उनके आइडियाज आप किन चीज़ों से इंस्पायर होकर बनाते हैं? उनके आइडियाज़ नॉर्मल रूटीन से, भाई अम्मी कैसे उठाती हैं, अब्बू कैसे उठाते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो अब्बू बराबर बैठो तो आप कैसे चलाते हैं, रियल लाइफ में कैसे चलाते हैं आप, सही है। बहुत सारी चीजें अभी आपकी हमने क्लिप देखी है वो भी बड़ा खूबसूरत, और मतलब आपने किया तो उसको बहुत ही कॉमिक वे में था, लेकिन सीरियस बहुत मैसेज था और बहुत प्यारा और खूबसूरत मैसेज था। तो इस तरह के भी इश्यूज आप सोशल लाइफ इश्यूज जो है या पाकिस्तान के हवाले से जो अहम इश्यूज होते हैं उन पे भी काम करते हैं? बिल्कुल, असल में हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो भी वीडियो दें वो फ़नी हो, मज़ा आए, लोग एंटरटेन करें, इसको शेयर करें, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव मैसेज भी चला जाए ताकि एक इस्लाह भी हो सके हमारी यूथ। अच्छा, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी आपका एक और क्लिप है जो हम दिखाते हैं। बिल्कुल। सुने, तुम अपने बाल कटवा लूं? कटवा लो। पर इतनी मुश्किल से लंबे किए हैं। तो फिर ना कटवाओ। मगर आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो फिर कटवा लो। पर लंबे बाल आपको भी तो पसंद है। तो फिर ना कटवाओ। पर मेरी फ्रेंड्स कहती है मेरे फेस पे शॉर्ट हेयर अच्छे लगेंगे। तो फिर कटवा लो। मगर छोटे बालों की चोटी नहीं बनती ना। तो फिर ना कटवाओ। सोच रही हूँ एक्सपेरिमेंट करके देख ही लूं। तो फिर कटवा लो। मगर अगर सूट नहीं किए ना तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फिर ना कटवाओ। वैसे छोटे बाल संभालना आसान होता है। तो फिर कटवा लो। अब डिसाइड कर लिया मैंने, मैं बाल कटवा रही हूँ। तो फिर कटवा लो। तो फिर कब चलें? तो फिर कटवा लो। अरे मैं अम्मी के घर जाने की बात कर रही हूँ आपसे, क्या हो गया? तो फिर ना कटवाओ। अरे क्या हो गया, आप ये बार बार क्यों बोले जा रहे हैं? तो फिर कटवा लो। तो फिर ना कटवाओ। तो फिर कटवा लो। और इस तरह वो शौहर पागल हो गया और अब वो सिर्फ एक ही चीज कहता रहता है, तो फिर कटवा लो। तो फिर ना कटवाओ। 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 तो फिर कटवा लो। Right about now, NWA quarters in full effect. Judge Dre resigning. पिछले दिनों मेरे पास एक मैसेज आया था और वो मैसेज जो था वो इसी के हवाले से था। मुझे नहीं पता था कि वो आप लोगों ने बनाया है और उसके बाद वो इतना वायरल हो गया है। तो ये तो एक काफी फनी और मजेदार सी क्लिप थी। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे, जो आप बैठे हुए हैं जहाँ पे अंदर बंद हुए हैं उसके अंदर, कैसे आपने मैनेज किया? वो बस ऐसे ही अंदर अच्छा, ये भी एक आइडिया था कि अंदर बैठ जाओ, अंदर जाके अवेलेबल नहीं थी तो आपने कहा बिल्कुल, हमने बस उसको कॉमिक बनाना ना बेसिकली, आपको मजा आए देख के कहाँ बैठा हुआ, तो बस वो कॉमिक है, तो बस वो हमने काफी अलग अलग जगहों पे शूट किया। एक दफा हम लोग एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन हो रहा था, उसके लिए मूवी बना रहे थे, तो उसके लिए एक शॉट था कि मुझे गटर के अंदर जाना पड़ा और अंदर से एक शॉट लेना पड़ा कि एक पूरा मतलब आ जाए POV के हिसाब से, उसका ना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बड़ा खैर वो शॉर्ट फिल्म थी। फर्स्ट प्राइज मिला था हमें PNC इस्लामाबाद में, वहाँ से हमने DSLR कैमरा रन किया था अपना। अच्छा, हम चाहेंगे कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस लाइव भी हो जाए अभी। अच्छा, क्या परफॉर्म करेंगे आप लोग? एक पार्टनर तो हमारा आया नहीं है, तो प्रॉपर परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकती है, वो हल्का फुल्का अनलाइन हेल्पलाइन वाला कर दें। हाँ चलो वो कर देते हैं। चले जी काशान, और हम अपने तमाम फैंस के लिए इस वक्त लाइव परफॉर्म करने लगे। वो जो आप प्यारी प्यारी मजेदार सी क्लिप्स देखते हैं, आज हम देखेंगे लाइव हम कितने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो पहले। थोड़ी ये है कि मेरा मोबाइल छिन गया है। अच्छा, बड़ा वाला मोबाइल, दो मोबाइल रखते हैं ना हम लोग, एक छोटा होता है, बड़ी कॉमन कंप्लेंट है। मेरा बड़ा वाला मोबाइल छिन गया है और मैं सिम बंद करवाने आया हूँ, मेरे कॉल सेंटर का बंदा है और अनोइंग हेल्पलाइन, इस तरह कुछ सिचुएशन है। ये एक बहुत ही मजेदार आपने टॉपिक चूज किया, अक्सर ही होते हैं जब हम कभी कॉल करते हैं जी, बहुत डिले आता है उसमें। स्टार्ट करें भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यू मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क में कॉल करने का शुक्रिया। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, द पख्तो द पारा प्रेस 2। अरे जुआन, 3 मालूमात के लिए बलोची दबाओ।
अरे जुआन, 3 मालूमात के लिए, बलोची उर्दू के लिए मालूमात के लिए 5 दवाएं। 5, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आपका बैलेंस नाकाफी है, इसलिए आपकी कॉल यहीं मुनक़ता करनी पड़ेगी। थैंक यू। मतलब ये होता है कि बहुत डिले आ रहा होता है उसमें, तो बिल्कुल ऐसा है। और ये बात मेरे साथ अक्सर होती है और मैं समटाइम्स जो है वो आगे बोल भी पड़ती हूँ कि जी प्लीज जल्दी कीजिए, मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। आखिर में यही होता है कि बैलेंस। सबसे ज्यादा ऐसा कोई क्लिप या ऐसा कोई स्टेटस या ऐसी कोई वीडियो जिसपे तादाद लाइक्स आई हो, लोगों ने बड़ा शेयर किया? अच्छा, हम लोग एक है पैरोडी है, एक हमारी हम पैरोडी करते हैं आमिर लियाकत साहब की, सही आमिर लियाकत हुसैन साहब की। तो उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़न मतलब वायरल हुई थी वो चीज़। अब तो हमने करना छोड़ दिए, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी हम हिट हुए थे। उसके अलावा हमारी 1-2 वीडियोस थी, उन पे ओवर मिलियन व्यूज़ गए हैं फेसबुक पे, 3-4 हमारी ऐसी वीडियोस। ये जो आपने भी हमारी देखी रॉबरी जो है वाली, उसमें भी 1 मिलियन से अबव जो है इसके व्यूज़ हैं। और यूट्यूब पे मतलब ये ट्रेंडिंग में भी 2-3 हफ्ते रही थी हमारी वीडियो। इसके अलावा भी हमारी तकरीबन 3-4 वीडियोस ट्रेंडिंग में आ जाती हैं यूट्यूब पे। तो अब फेसबुक एंटरटेनर तो आप लोग हो ही गए, लोग आपको जानने लगे हैं, तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कुछ मीडिया की तरफ भी आ जाएं और कुछ डॉक्यूमेंट्री? बिल्कुल आएंगे, लेकिन जिस तरह का हम काम कर रहे हैं अपना फेसबुक पे, उसी तरह का उस कैलिबर का अगर हमें कोई काम मिले तो बिल्कुल हम करना चाहेंगे। अगर कोई आपको अप्रोच करे तो जरूर आप इंटरेस्ट होते हैं। अप्रोच किया है काफ़ी लोगों ने, लेकिन मसला ये होता है कि क्रिएटिविटी के इशू आ जाते हैं, क्योंकि मीडिया में आपको पता है एक बस आपको दायरा जगह उसके अंदर रहता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान और हमाद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, सोशल मीडिया एंटरटेनर्स, और इनकी वीडियोस जो है वो आप देखते रहते हैं। हमने भी आज देखा, बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी जो इनकी लाइव परफॉर्मेंस अभी देखी होगी काफी एंजॉय किया होगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास भी कोई ऐसा टैलेंट है तो बिल्कुल आप गुड मॉर्निंग आज के पेज पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं आपकी तफसीलात। अच्छा, जाने से पहले पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की बात कर लेते हैं, जिनकी आज 33वीं बरसी पर उनके कुछ सुपर हिट गीत जो है वो देखते हैं, जो आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। तुम नजर